हाय, वेलकम टू चैप्टर 3 ऑफ द मास्टर क्लास एआई ऑटोमेशन के ऊपर। और होप आपने दोनों चैप्टर्स को देखा होगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की दे दूंगा, वहां से जाके आप प्लीज चेकआउट करना। एंड आज जो हम लोग सीखने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। और टॉपिक का नाम है एसेंशियल मॉडल्स एंड स्किल्स। यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही कॉमन आप यूज करने वाले हो जब भी आप ऑटोमेशन को क्रिएट या बिल्ड कर रहे हो make.com के ऊपर में। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आज हम सीखने वाले हैं नेटिव एपीआईज, कनेक्शंस, वेरिएबल्स, ट्रिगर्स एंड वेबहुक्स, फिल्टर्स एंड राउटर्स, कस्टम एपीआईज, सेटिंग अप कस्टम एपीआईज, इटरेटर्स एंड एग्रीगेटर्स एंड कुछ अदर टूल्स। तो जो पहला टॉपिक है नेटिव एपीआईज, देखते हैं ये क्या होता है। सो नेटिव एपीआईज मतलब ये प्री बिल्ट मॉड्यूल्स होते हैं जो आसानी से कनेक्ट होते हैं make.com पे। नेटिव एपीआईज इज बेसिकली वो एपीआईज जो make.com ने पहले से अपने सिस्टम में डाल के रखा है, या यूं कहो ये इनके पुराने रिश्तेदार है। ओके, और सबसे अच्छी बात यह है कि make.com ने जो बहुत ज़्यादा कॉमन सॉफ्टवेयर होते हैं उसको ऑलरेडी इंटीग्रेट करके रखा हुआ है, ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो कस्टम एपीआईज को यूज़ करके उसे इंटीग्रेट करने के लिए। तो इसको एक बार देख लेते हैं कि डैशबोर्ड पे जाके कि ये नेटिव एपीआईज क्या है। तो यहाँ पे आप लेट्स से क्रिएट न्यू सिनेरियो पे जाते हो और यहाँ पे प्लस बटन में आप जो देखोगे ये सारे जो ऐप्स है, गूगल शीट, ओपन एआई, फ्लो कंट्रोल टूल्स, वेबबुक्स, गूगल डॉक्स, फॉर्म, एचटीटीपीएस, ये सारे ऐप्स लाइक थाउजेंड्स ऑफ ऐप्स है। और ये सारे जो है आपके नेटिव ऐप्स है जो बेसिकली आपके लिए make.com ने ऑलरेडी इनको इंटीग्रेट करके रखा है। ओके, एंड अगर आप देखते हो फॉर एग्जांपल गूगल शीट, तो गूगल शीट्स में जो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इनको कहते हैं हम एक्शंस। ओके, तो बेसिकली ये एक्शन से ये एक्शन करने वाले हैं, ये एक्शन लेने वाले हैं किसी भी टास्क को करते वक्त। तो एक्शंस के अपने अपने नाम होते हैं, जैसे वॉच न्यू रोज, ऐड अ रो, अपडेट, बल्क एंड ऐड रोज, बल्क अपडेट रोज, और ये सारे चीज़ें। ठीक है, तो ये सारे एक्शंस होते हैं। तो कोई भी सॉफ्टवेयर जो एपीआई बेस्ड होता है तो उसके अपने खुद के एक्शंस वो पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर की कंपनी बना के रखती है और उसे तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन में वो प्रोवाइड करेंगे। इसके रिगार्डिंग में थोड़ा और डिटेल में आगे टॉपिक्स में बताऊंगा कस्टम एपीआईज के अंदर में। तो वहाँ पे सारे एक्शंस लिस्टेड होते हैं और अपने वर्कफ्लो के रिक्वायरमेंट बेसिस के ऊपर में आप इन एक्शंस को चूज करते हो और ऑटोमेशन को बिल्ड करते हो। अब सवाल ये आता है कि आप इनको कनेक्ट कैसे करोगे। तो देखो, हर सॉफ्टवेयर का अपना एक अलग तरीका होता है। कोई एपीआईज के थ्रू कनेक्ट होता है, कोई टोकन्स के थ्रू कनेक्ट होता है, तो कोई डायरेक्टली कनेक्ट होता है आपके ईमेल आईडी या अकाउंट से लॉगिन के लिए। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आपको गूगल शीट कनेक्ट करना है तो गूगल शीट का फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ वॉच न्यू रोज। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि सीधा मेरा जो जीमेल अकाउंट है उसे मैं सीधा ऐड पे क्लिक करके यहाँ पे लॉगिन कर दूंगा और वो कनेक्ट हो जाएगा। एंड उस बेसिस के ऊपर मैं एक्शंस को परफॉर्म कर सकता हूँ। लेकिन कुछ यहाँ पे एक सेकेंड ऐड मॉडल पे कर लेते हैं। जैसे कुछ और सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे हम लोग ले लेते हैं नोशन। ओके, गेट डेटाबेस। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे जब मैं इसे ऐड करूँगा तो यहाँ पे वो मुझे नेम करके यहाँ पे फिर वो पर्सनल टोकन मांगेगा। यस, यहाँ पे मुझे वो टोकन मांगेगा। तो वो टोकन मैं उस सॉफ्टवेयर में जाके टोकन को क्रिएट करूंगा और उस टोकन को मैं यहाँ पे डालूंगा एंड दैट्स हाउ इट विल गेट कनेक्टेड। सेम चीज एपीआईज का होता है। तो कुछ सॉफ्टवेयर एपीआईज मांगते हैं तो वो जाके आपको इसमें डालना होता है एंड इट दैट्स हाउ वो कनेक्ट हो जाएगा। अब सवाल ये है कि यहाँ पे जो सारे आपके एक्शंस है, लेकिन मान लीजिए कोई पर्टिकुलरली एक्शन जो आपको करना है वो यहाँ पे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे है सर्च रो, बट मैं चाहता हूँ कि आर्काइव कर ले उसको, और ये पर्टिकुलरली एक्शन जो मैं चाहता हूँ वो भले यहाँ पे लिस्टेड नहीं है लेकिन उसकी सॉफ्टवेयर के एपीआई के अंदर में वो लिस्टेड होगा। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा वहाँ पे और उनकी डॉक्यूमेंटेशन में देखना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे तो ये एक CRM पोर्टल है एटीओ और इसके एपीआई डॉक्यूमेंटेशन में मैं आया हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ एक्शंस है, एट्रीब्यूट, रिकॉर्ड, लिस्ट। यहाँ पे आप जाओगे आपको ये सारी चीज़ें जो एक्शंस है वो दिखेगी।
अगर ये उसी पोर्टल पे अगर मैं जाऊँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं टाइप करूँ RTO, ओके, यहाँ पे कुछ लिमिटेड चीज़ें हैं, बट यहाँ पे आपको और भी ज़्यादा वहाँ पे एक्शंस दिखेंगी। मान लीजिए यहाँ पे वो एक्शंस अवेलेबल है, बट यहाँ पे एक्शंस अवेलेबल नहीं है, तो इसे आप कैसे लोगे? तो वो लोगे मेक एन API कॉल। ओके, इसको हम आगे सीखेंगे, बट मैं वही आपको बता रहा था कि अगर कोई पर्टिकुलरली एक्शन नहीं है तो आपको उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के API डॉक्यूमेंटेशन में जाना पड़ेगा, वहाँ पे थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि उसके जो डॉक्यूमेंटेशंस है कैसे उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, वहाँ पे पूरी एक्सप्लेन किया जाता है। तो इस ऑप्शन से आप वहाँ पे जाके उस पर्टिकुलरली एक्शन को यूटिलाइज कर सकते हो और आपके वर्कफ्लो में यूज़ कर सकते हो। तो सेकेंड हमारा आ जाता है वेरिएबल्स का। अब वेरिएबल्स इज नथिंग बट एक छोटा सा टूल है, जैसे बेसिक ट्रिगर, गेट मल्टीपल वेरिएबल्स, गेट वेरिएबल्स, सेट मल्टीपल वेरिएबल्स, सेट वेरिएबल्स, स्लीप। ये काफ़ी आप इसको यूज़ करने वाले हो आगे चल के, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, बट जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ये टूल्स आपको बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड होता है make.com में। अब नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिगर्स एंड वेब हुक्स। अब दोनों चीज़ को थोड़ा सा आराम से और ध्यान से समझ लेते हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आप हर चीज़ में यूज़ करोगे। आपको पहले समझना है कि ट्रिगर्स एक्चुअली होता क्या है, इसके टाइप्स क्या है और कब ये आपको कौन सा ट्रिगर काम में आता है। तो ट्रिगर बेसिकली जो है वो किसी भी ऑटोमेशन के फर्स्ट एक्शन को कहा जाता है कि वहाँ पे आपका कोई चीज़ ट्रिगर हो गई और एक्शन परफॉर्म हुआ एंड आपका वर्कफ्लो ऑटोमेशन वहाँ से स्टार्ट हुआ। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एकदम इजीली एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आदमी एक कोई शांत बैठा है और आपने उसको कुछ ऐसा कह दिया जिससे उसे गुस्सा आ गया, तो दैट इज द ट्रिगर पॉइंट। ओके, वैसे ही वर्कफ्लो ऑटोमेशन के अंदर में होता है, आप सेट करते हो कि इस पर्टिकुलरली एक्शन को जैसे ही ये पर्टिकुलरली एक्शन परफॉर्म होता है आपका ऑटोमेशन ट्रिगर हो जाएगा। तो वो जो ट्रिगर है वो आपको सेट करना होता है। ओके, दो टाइप के ट्रिगर होते हैं, एक होता है पुलिंग ट्रिगर, एक होता है इंस्टेंट ट्रिगर। तो इंस्टेंट ट्रिगर जैसे नाम सजेस्ट होता है वो तुरंत एक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वर्कफ्लो के अंदर में कोई छोटा सा चेंजेस या कोई अपडेट आया है, ऑटोमेटिकली वो ट्रिगर हो जाएगा और आपका वर्कफ्लो जो आपने डिजाइन किया है वो वर्क करने लग जाएगा। लेकिन जो सेकंड टाइप है पुलिंग ट्रिगर इस तरीके से काम नहीं करता है। इंस्टेंट ट्रिगर में क्या होता है कि अगर कोई चेंजेस, अपडेट या कोई एक्शन होता है तब वो काम करेगा, अगर वो चीज एक्शन परफॉर्म नहीं होती है तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन पुलिंग ट्रिगर में क्या होता है, पुलिंग ट्रिगर के अंदर में आप एक टाइम इंटरवल सेट करते हो और उसमें हर उस टाइम इंटरवल में आपका हर वो सिस्टम जाएगा और फिर वहाँ से डेटा चेक करेगा कि कोई चेंजेस हुए हैं या नहीं। अगर कोई चेंजेस हुए हैं तब वो परफॉर्म करेगा और अगर कोई चेंजेस नहीं है तो वापस से आएगा। लेकिन वो हर बार जो API है वो उस पर्टिकुलर जो टाइम आपने सेट किया है उस वक्त में वो जाता रहेगा, चेक करता रहेगा एंड देन वो वापस आएगा बेस डेटा लेके कि वहाँ पे कोई चेंजेस हुआ या नहीं। ये डिफरेंस है बिटवीन इंस्टेंट ट्रिगर एंड पुलिंग ट्रिगर में। तो इसको थोड़ा सा एग्जांपल की तरह से समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे वॉच दिख रही है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं गूगल शीट पे जाता हूँ, अब इंस्टेंट ट्रिगर कैसे है वो मैं बताता हूँ, कैसे इसको पता करना है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ट्रिगर्स व्हेन अ न्यू रो इज एडेड, आपको लगेगा कि ये इंस्टेंट ट्रिगर है, बट ये इंस्टेंट ट्रिगर नहीं है। आप अगर थोड़ा नीचे जाओगे, देखो यहाँ पे आपको दिखेगा इंस्टेंट लिखा हुआ, तो ये आपका इंस्टेंट ट्रिगर होगा। ओके, लेकिन जो आपके दूसरे ट्रिगर है ये पुलिंग ट्रिगर है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं अपडेट और रो, तो यहाँ पे आप टाइम देख रहे हो, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ रन सिनेरियो एट रेगुलर इंटरवल्स, ये मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ वंस इन अ डे, एवरी डे, डेज ऑफ द वीक या डेज ऑफ द मंथ, स्पेसिफाइड डेज या ऑन डिमांड। ओके, या फिर मैं टाइम सेट कर सकता हूँ, यहाँ पे हमें मिनट्स के हिसाब से देखना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर 1 घंटे का देना है तो 60 मिनट्स लिखूंगा मैं। ओके, इस तरीके से। या मुझे अगर 10 मिनट का देना है, 10 मिनट का देना है तो 10 मिनट लिख सकता हूँ, 15 मिनट का देना है तो 15 मिनट लिख सकता हूँ। ओके, और उस टाइम इंटरवल के अंदर में वो क्या करेगा, अपडेट रो, मतलब वो जाके चेक करेगा कि कोई अपडेट उसमें है या नहीं। ओके, तो ये हो गया हमारा पुलिंग ट्रिगर एग्जांपल। इंस्टेंट ट्रिगर में मैं आपको दिखाता हूँ वॉच चेंजेस। तो यहाँ पे देखो क्रिएट अ वेबहुक आ गया, राइट। अब वेबहुक के बारे में थोड़ी देर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट ये उस तरीके से काम नहीं करेगा। यहाँ पे जब भी
वेबहुक क्रिएट होगा और जब भी इंस्टेंट उसके अंदर में कोई चेंजेस आ जाएगा वैसे ही वो ट्रिगर काम करने लग जाएगा। तो ये होता है ट्रिगर्स। अब देखते हैं वेबहुक्स। तो आप यहाँ पे देखोगे वेबहुक इज एक्सटर्नल सिस्टम पुश डेटा टू make.com वाया यूनिक URL इनिशिएटिंग वर्कफ्लो इन रियल टाइम। तो बेसिकली वेबहुक्स क्या होता है, जब आप वेबहुक क्रिएट करते हो तो एक यूनिक URL बनती है, स्पेसिफाइड उस पर्टिकुलरली एक्शन के लिए। दुनिया में और कोई URL नहीं होगी उस एक्शन के लिए, सिर्फ एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड URL होगी। और क्या होगा कि जब भी आपका कोई सॉफ्टवेयर जब भी वो एक्शन परफॉर्म करेगा तो वो जाके उस URL को हिट करेगा जो वेबहुक की URL है, और वो हिट करने के बाद में आपने उस URL को किसी और सिस्टम से या आपके वर्कफ्लोज के साथ जब कनेक्ट किया होगा तो वो वहाँ से डेटा लेगा एंड देन आपका वर्कफ्लो क्रिएट होगा। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इंस्टेंट ट्रिगर के टाइम पे क्रिएट अ वेबहुक वाला ऑप्शन आया था। तो जब हम क्रिएट अ वेबहुक क्रिएट करते हैं, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। अगर मान लीजिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, प्लस यहाँ पे हम जाते हैं एंड वापस से इंस्टेंट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्रिएट अ वेबहुक करते हैं। ओके, मैं से नाम दे देता हूँ मास्टर क्लास चैप्टर 3, सेव। तो ये URL दिख रही है आपको, ये URL। तो मैं इसे कॉपी कर दूंगा और मैं वहाँ पे पेस्ट करूँगा जहाँ पे मैं वर्कफ्लो बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि वहाँ से डेटा आके इस लिंक पे हिट करे। जैसे वो इस लिंक पे हिट करेगा ये मेरा ऑटोमेशन रन होना शुरू हो जाएगा। तो दैट इज व्हाट कॉल एज अ वेबहुक। ओके, कभी कभी क्या होता है किसी सॉफ्टवेयर का APIs नहीं होता है, ओके, और या फिर make.com में वो इंटीग्रेट नहीं होता है, तो हम लोग वेबहुक का सहारा लेते हैं और वेबहुक से यूनिक लिंक क्रिएट करके हम लोग ऑटोमेशन को बिल्ड करते हैं। तो अभी ये था हमारा ट्रिगर्स एंड वेबहुक्स। अब हम देखते हैं फिल्टर्स एंड राउटर्स लॉजिक। तो फिल्टर्स क्या है, कंडीशनल चेक टू लेट बंडल्स पास और स्टॉप, एग्जांपल ओनली प्रोसेस, स्टेटस और अप्रूव। तो बेसिकली फिल्टर आपको पता है किसी चीज को फिल्टर करना, ओके, एंड वही चीज आपका फिल्टर्स काम आता है। यहाँ पे फिल्टर जो है वो आप एक उस पर लॉजिक सेट करते हो कि आप उसे बताते हो कि भैया ये डेटा तो आपको कलेक्ट करना है। अब आगे भेजने से पहले आप एक फिल्टर लगा देते हो। फिल्टर में आप ये सेट करते हो, एक लॉजिक सेटअप करते हो कि अगर ये चीज़ें है तो आगे भेजना है, अगर वो चीज़ें फुलफिल या वो कंडीशंस फुलफिल नहीं होती है तो आपको आगे नहीं भेजना है। ओके, क्लियर है? इसको मैं एग्जांपल की तरह आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे एक छोटा सा हमने ऑटोमेशन बनाया है। यहाँ पे गूगल शीट है जो लिखेगी वॉच न्यू रोज, एंड सेकेंड है हमारा ऐड अ रो। बेसिकली क्या होगा, हम ये हमारा एक स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड है। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा रिपोर्ट कार्ड बनाया है, ठीक है। ये नेम्स है, ये उनके मार्क्स है, ओके। तो नेहा को 70 मिला, अंजलि को 35, सना को 90, राकेश को 80, राजेश को 60 एंड अहमद को 30। ओके, तो ये एक रिपोर्ट कार्ड है और हमने ये एक ऑटोमेशन बनाया है। अब ये क्या करेगा, ये मॉड्यूल वॉच न्यू रोज, मतलब वो सारे रोज को वो देखेगा, ठीक है, देखेगा। हमने यहाँ पे 10 लिमिट डाली है, मतलब वो कम से कम 10 डेटास को, 10 रोज को वो देखेगा। अब यहाँ पे हमने एक फिल्टर लगाया। हम चाहते हैं कि जो भी मार्क्स है, ठीक है, न्यूमेरिक ऑपरेटर लेस देन 50, अगर वो 50 से कम है, जिस किसी बंदे को 50 मार्क्स से कम है वो फेल की कैटेगरी में इस शीट के अंदर में आ जाए। ओके, ये हम चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक फिल्टर लगा दिया। इस फिल्टर को आप कर सकते हो कि फेल्ड क्राइटेरिया, ये मैंने जस्ट एक नेम दे दिया। यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दिया मार्क्स, ठीक है, मार्क्स को ला दिया। न्यूमरेटर ऑपरेटर, ठीक है, लेस देन। यहाँ पे आपको अलग अलग ऑपरेटर्स दिखेंगे, बेसिक ऑपरेटर्स, टेक्स्ट ऑपरेटर्स, ठीक है। फिर न्यूमेरिक ऑपरेटर, नंबर्स है तो न्यूमेरिक ऑपरेटर होना चाहिए ताकि उसको भी समझ में आए बेसिकल डिटेल। यहाँ बहुत सारे आपके कंडीशंस हैं और यहाँ पे आप बहुत कंडीशंस लगाते हो। एंड मतलब ये प्लस ये प्लस ये, या फिर ये और ये, ऐसा आप अगर थोड़ा आपको लॉजिक थोड़ा समझ में आता है तो वही खेल है यहाँ पे, और कुछ नहीं। तो और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत काम में आने वाली चीज़ है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल लगा दिया है कि भैया 50 एंड बिलो, नहीं सॉरी 50 लेस देन 50, 50 से जिसके मार्क्स है वो फेल है, तो उनके नाम मुझे इस शीट में चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया। अब देखो यहाँ पे मैंने रन कर लिया,
अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे bundle 1 ये लेस देन 50 है, लेस देन 50 है, लेस देन 50 है, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट कर लिया, ये एक्सेप्ट कर लिया, और यहाँ पे देखे यहाँ पे 2 ऑपरेशन बिल्ड हो गया, तो यहाँ पे वो डेटा आ गया। तो दिस इज हाउ फिल्टर वर्क्स। ओके, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉजिक समझना जरूरी है कि आप क्या लॉजिक लगाना चाहते हो, और उस तरीके से वो काम करेगा। तो अब दूसरा यहाँ पे हमारा टॉपिक में था राउटर्स। अब राउटर्स क्या होता है? राउटर्स को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था मेरे फर्स्ट वीडियो में, अगर आपने देखा नहीं है तो आई बटन में मैं उसे लिंक दे दूंगा। कट स्टार्ट। तो अब यहाँ दूसरा टॉपिक है राउटर्स। राउटर्स को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था मेरे फर्स्ट वीडियो में, अगर आपने वो अभी तक देखा नहीं है तो मैं आई बटन में उसकी लिंक दे दूंगा। तो राउटर्स बेसिकली क्या होता है? हमारे वाईफाई राउटर की तरह होता है। बेसिक सिंपल चीज़, इनपुट से एक सिंपल वायर आ रही है जिससे आपको इंटरनेट आ रहा है, और राउटर्स में आपके अलग अलग डिवाइसेस कनेक्ट है और उन सबको वो डेटा जा रहा है। यहाँ पे भी सिंपल वो वही करता है, आपका एक जगह से इनपुट लेता है और अलग अलग जगह जैसे आप कंडीशन सेट करोगे उस तरीके से वो आपको आपके डेटा को स्प्रेड करता है, शेयर करता है। ओके, इसको हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक ऑटोमेशन था, एआई सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन। इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया था, मैं लिंक आई बटन में दे दूंगा, और अगर आपको ये ब्लूप्रिंट चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, इसे कहेंगे हम राउटर। ओके, तो यहाँ पे एक गूगल शीट है जहाँ से वो इनपुट लेगा, परप्लेक्सिटी के अंदर में वो उसको समराइज करेगा, एंड वो डेटा वो यहाँ पे भी सेंड कर रहा है, यहाँ पे भी सेंड कर रहा है, और मैं चाहूँ जितने उतने मैं यहाँ से लिंक क्रिएट करके इस राउटर के थ्रू डेटा को पास कर सकता हूँ। ओके, तो राउटर का बस काम यही है, मल्टीपल जगह पे पास करना। बट एक चीज़ हमें बहुत ध्यान से समझनी चाहिए कि जब आप मल्टीपल चीज़ें पास कर रहे हो तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे लिखा है फर्स्ट, यहाँ पे लिखा है सेकेंड। ओके, इसका मतलब क्या है कि पहले वो यहाँ प्रोवाइड करेगा, देन वो यहाँ प्रोवाइड करेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। इस तरीके से मान लीजिए अगर आप चाहते हो कि वो डेटा ऊपर में जाए, सबसे पहले ये वाले में ऊपर में जाए, तो आप इस ऑटोमेशन को आप ऊपर करोगे और इसे नीचे करोगे। अब आप कहोगे कि यार इसकी ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत जब आप कॉम्प्लेक्स ऑटोमेशन बनाते हो तब आपको ज़रूरत लगती है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई यहाँ पे डेटा क्रिएट किया है और आप चाहते हो यहाँ पे क्रिएट होने के बाद ही यहाँ पे आए, तो वैसा आप सेटअप कर सकते हो। सो इसलिए ये राउटर बहुत हेल्पफुल होता है, और वो बताता है कि पहले वो यहाँ पे जाएगा, देन वो यहाँ पे जाएगा, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर में वो जाएगा। तो राउटर का काम बस यही है। तो फिल्टर्स और राउटर्स ये था। देन कस्टम एपीआईज। अब कस्टम एपीआईज जो HTTP रिक्वेस्ट है, तो बेसिकली कस्टम एपीआईज वो होता है जहाँ पे अगर कोई, मान लीजिए आप कोई सॉफ्टवेयर या आप कोई वेबसाइट या कोई ऐप आप चाहते हो वहाँ से make.com को आप कनेक्ट कर रहे हो, बट make.com में वो ऑलरेडी है नहीं। जनरली ये बहुत रेयर होता है, make.com पे आपको थाउजेंड्स ऑफ ऐप्स ऑलरेडी इंटीग्रेटेड मिलेंगे, बट इनकेस अगर वो नहीं है और उसका API डॉक्यूमेंटेशन है तो आप इस मॉड्यूल का यूज़ करके वो उसको कनेक्ट कर सकते हो और आप डेटा ले सकते हो। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैं आपको बताता हूँ। तो ये हमारा एक पिन इंटरेस्ट एफिलिएट मार्केटिंग का ऑटोमेशन था जो हमने बनाया था, और इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया है, मैं लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा, और इस ब्लूप्रिंट को डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, बेसिकली हमने एक सर्विस रैपिड API इसका यूटिलाइज किया था जो make.com में अवेलेबल नहीं है, तो हमने HTTPS का मॉड्यूल को यूटिलाइज किया, और जो भी उसके URLs है, हेडर्स है, वैल्यूज़ है, ये सारी उनकी डॉक्यूमेंटेशन के बेस पे हमने डिटेल्स को कलेक्ट करी, और फिर हम लोग ने इस ऑटोमेशन फ्लो को क्रिएट किया। तो यहाँ पे आपको काम आता है HTTPS रिक्वेस्ट। तो ये था कस्टम API HTTPS रिक्वेस्ट। अब इसको सेटअप कैसे करते हैं? तो बहुत सिंपल है। पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि जिस सॉफ्टवेयर को आपको कनेक्ट करना है या जिस सर्विस को आपको कनेक्ट करना है उसका ऑलरेडी API है, एंड उसकी API डॉक्यूमेंटेशन में वो सारे एक्शंस हैं जो आप परफॉर्म करना चाहते हो। ओके, तो आपने जाके उनकी API डॉक्यूमेंटेशंस में देखना है और वहाँ से समझना है कि कौन कौन से एक्शंस है और उसके कौन कौन से वेरिएबल्स को हम लोग यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे बता दो, तो पहले तो होता है एंड पॉइंट। एंड पॉइंट बेसिकली क्या होता है? यूनिक URL होता है। हर सॉफ्टवेयर का अपना API इसके लिए URL होता है,
जैसे यहाँ पे ये HubSpot का एक यूनिक यूआरएल है तो ये कॉमन होगा, ओके, क्योंकि वो यूआरएल पे जाके सॉफ्टवेयर वो हिट करेगा और आपके डेटा से वो जो चाहिए वो आपका काम करेगा। दूसरा है HTTP मेथड्स। तो ये कुछ 4 मेथड्स है जो बहुत कॉमनली यूटिलाइज होते हैं। फर्स्ट इज गेट, सेकंड इज पोस्ट, थर्ड इज पुट या पैच एंड फोर्थ इज डिलीट। अब बहुत सिंपल है इसका मतलब, गेट मतलब सिंपल सी बात है, गेट मतलब लेना। तो वो क्या करेगा, जब भी आपको कोई डेटा उस सॉफ्टवेयर से लेना है या उस वेबसाइट से लेनी है तो आपको वो गेट सिलेक्ट करना है और आपको कॉन्फ़िगर करना है। तो वो क्या करेगा, जाएगा और वो डेटा कलेक्ट करके लाके आपको दे देगा। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज अ गेट। पोस्ट मतलब क्या करेगा, सिंपल, पोस्ट मतलब देना। अब देना मतलब लिटरली वो जाके क्या करेगा, आपके लिए वहां पे जाके एक्शन को क्रिएट करेगा, मतलब कोई चीज नहीं, वहां पे क्रिएट करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे कहते हो कि मेरे लिए आपको जाके एटीओ पे टेबल को क्रिएट करना है, तो आप सिलेक्ट करोगे पोस्ट, ओके, तो वो वहां पे जाएगा, वो टेबल को क्रिएट करेगा। देन थर्ड है पुट या पैच। तो इसका मतलब ये है कि अगर वहां पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है, उसको आपको अपडेट करना है थ्रू ऑटोमेशन, तब आप इस मेथड का यूटिलाइज करोगे। और तीसरा है डिलीट, एज नेम सजेस्ट, डेटा को डिलीट करना। तो ये वापस से हम लोग एटीओ के एपीआई में आ जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन में। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ओके, एट्रीब्यूट्स, तो लिस्ट एट्रीब्यूट्स तो गेट है, क्रिएट एन एट्रीब्यूट तो पोस्ट है, करेक्ट, गेट एन एट्रीब्यूट अगेन गेट वाला है, अपडेट एन एट्रीब्यूट तो पैच है, ओके। तो ये सारे यहाँ पे एक्शंस है और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कौन कौन से वो मेथड वहाँ पे यूटिलाइज होगा, ओके। सो ये है HTTPS के मेथड। फिर आता है हेडर्स। अब यहाँ पे हेडर्स कैरी मेटा डेटा अबाउट द रिक्वेस्ट लाइक इंस्ट्रक्शंस फॉर द एपीआई एंड हाउ टू प्रोसेस द रिक्वेस्ट, ठीक है। तो जैसे कि ऑथोराइजेशन होता है, 2 टाइप के होते हैं जनरली, ऑथोराइजेशन और कंटेंट, ओके। तो पहला ऑथोराइजेशन होगा और फिर वो कंटेंट होगा। मैं थोड़ा एग्जांपल की तरह से समझाता हूँ। कंटेंट जनरली आपका एप्लीकेशन या जेसन फॉर्मेट में होगा, तो 99% जेसन फॉर्मेट में ही आजकल सिस्टम होते हैं वो वर्क करने लगते। तो मैं यहीं पे आपको एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये है आपका हेडर दिया है ना, तो एक्सेप्ट आपका हेडर है, ओके। और एप्लीकेशन जेसन ये आपका कंटेंट टाइप है, ओके। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने सिलेक्ट किया क्रिएट एन एट्रीब्यूट, तो यहाँ पे पहला हेडर क्या आएगा, एक्सेप्ट, ओके। एक्सेप्ट आपका ऑथराइजेशन होगा, ये हेडर में आएगा, ऑथराइजेशन के अंदर में वो आपका एक्सेप्ट होगा, ठीक है। और उसकी वैल्यू ये होगी, ठीक है। और कंटेंट टाइप आपका होगा एप्लीकेशन जेसन अगेन, ठीक है। तो ये होता है हेडर्स। और एक मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ जो हमने बनाया था यहाँ पे Pinterest एफिलिएट मार्केटिंग में। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था गेट मेथड, ओके। पहले तो यूनिक यूआरएल था उसका, फिर गेट मेथड पे हमने सिलेक्ट किया और हेडर्स में हमने उसका नेम, उसकी वैल्यू, फिर उसका नेम, उसकी वैल्यू, ओके। ये हमने सेटअप की जो रैपिड एपीआई के पे हमने जाके उनकी डॉक्यूमेंटेशन से ये डेटा लिया हमारे अपने अकाउंट का, एंड देन उस बेसिस के ऊपर में जाके वो वर्क करने लगा। तो ये चीज़ को थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको एपीआई डॉक्यूमेंटेशन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। एंड ये आपका जेसन फॉर्मेट होता है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये आपका हेडर हो गया, ओके। ये आपका कंटेंट वैल्यू, हेडर कंटेंट टाइप, हेडर कंटेंट टाइप, हेडर बेसिकली ऑथराइजेशन, सॉरी, ऑथराइजेशन कंटेंट टाइप, ऑथराइजेशन कंटेंट टाइप, ओके। तो ये आपका जेसन फॉर्मेट है। तो ये था आपका कस्टम एपीआईज HTTPS रिक्वेस्ट। और अभी हमने देखा कि सेटिंग अप कस्टम एपीआईज कैसे होता है। अब आता है इटरेटर्स एंड एग्रीगेटर्स। तो इटरेटर्स बेसिकली क्या होता है, ब्रेक डाउन एरे कलेक्शन इनटू इंडिविजुअल बंडल्स फॉर सेपरेट प्रोसेसिंग। तो इसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो अगर आप एक डेटा देते हो, मल्टीपल्स डेटा जब आप उसको देते हो तो वो क्या करता है, हर डेटा को सेपरेटली वो अलाइन करता है और उनको प्रोसेस करता है, ओके। एग्जांपल के तौर से समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने वेरिएबल नेम्स में मैंने डेटा किया है, मेरा नाम है, मेरे कुछ दोस्तों का नाम है, तो वी आर लाइक 1 2 3 4 5 लोग हैं हम लोग यहाँ पे, ओके। अब मैंने इसको कंबाइन डेटा दिया है, तो इसको रन वंस पे क्लिक करते हैं।
अभी आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बंडल 1 था, ठीक है, अलग अलग डेटास थे, उसको उसने सेपरेट बंडल्स क्रिएट किए। तो आप देख रहे हो बंडल 1 में मेरा नाम है, बंडल 2 में मेरे दूसरे दोस्त का नाम है, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, ऐसा। तो इटरेटर्स क्या करता है, कलेक्शन ऑफ डेटा को लेता है और उसको फिर सेग्रीगेट करता है इंडिविजुअली। ओके, ये काम है इटरेटर का। एग्रीगेटर्स का काम जो है वो थोड़ा इससे ऑपोजिट में है। ओके, तो एग्रीगेटर्स क्या करता है, मल्टीपल डेटास को लेता है, ओके, और उसको कंबाइन करता है वन सिंगल आउटपुट के अंदर में, ठीक है। तो अभी हम वो एग्जांपल देखेंगे। अभी देखते हैं, अभी मैंने इटरेटर हटा दिया, अभी देखते हैं कि एग्रीगेटर्स इस पे कैसा रिस्पॉन्ड करता है। तो देखो यहां पे उसने एक ऑपरेशन किया, एक बंडल, ओके, और यहां पे आप देखोगे पांचों का नाम एक साथ में। तो वहां पे इटरेटर ने क्या किया था, कंबाइंड डेटा को स्प्लिट किया था, ओके, और अलग अलग प्रोसेस किया था। यहाँ पे उसने उस कंबाइंड, उसने जो अलग अलग डेटा थे उनको एक साथ मिलाया और एक ही बंडल के अंदर में उन्होंने प्रोवाइड किया। तो ये आपको आगे चल के बहुत काम आता है। अलग अलग आप जब वर्कफ्लो करोगे तब आप एग्रीगेटर्स और इटरेटर्स का काफ़ी यूटिलाइज करोगे। हम लोग आगे चल के फ्यूचर्स में जब भी हम लोग ऑटोमेशन बिल्ड करेंगे तब इसका यूटिलाइज करेंगे। जैसे मैंने स्टार्ट में आपको कुछ टूल्स के बारे में बताया था, वेरिएबल्स, तो यहाँ पे आप देखोगे सेट वेरिएबल्स है, स्लीप है, यूज केसेस इसके क्या क्या है। तो एक बार थोड़ा सा देख लेंगे। जैसे मैं अगर यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल सिलेक्ट करता हूँ टूल्स, तो यहाँ पे कौन कौन से टूल्स है जो बहुत कॉमन आते हैं। सेट वेरिएबल्स, अगर आपको कोई पर्टिकुलरली वेरिएबल को सेट करना है तो ये काम आता है। स्लीप, अच्छा अब आप कहोगे कि ये स्लीप मतलब क्या, तो क्या होता है कि आप चाहते हो कि कोई डेटा को परफॉर्म करे, सॉफ्टवेयर परफॉर्म करे, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मल्टीपल डेटा एक साथ में अगर एपीआई काम उसके ऊपर वर्क कर रहा है तो हो सकता है वो थोड़ा सा मेस हो जाए और वो आपको एरर देने लगे या क्रैश कर जाए। तो कभी कभी आप क्या करते हो ना, आप उसके बीच में एक इंटरवल देते हो कि इस जैसे ये एक्शन परफॉर्म हुआ तो थोड़ा सा आप रुक जाइए, पॉज, ठीक है। तो वो जो पॉज है उसको हम स्लीप कहते हैं। या हम सेट कर सकते हैं 10 सेकंड, 20 सेकंड, 15 मिनट, 20 मिनट, और उसके बाद में वो एक्शन आगे बढ़ेगा। तो एज सिंपल एज दैट, ये जैसे उसका नाम है स्लीप, वैसा सेट वेरिएबल्स, ये सारे हमारे सेट वेरिएबल्स थे जो हम लोग ने अभी यहाँ पे देखे। तो यहाँ पे ये ऐसे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे वेरिएबल्स, आप यहाँ पे अगर आपको फंक्शंस आते हैं, गेट, इफ एम्प्टी, फिर ऑपरेटर्स, मैथ फंक्शंस, देन टेक्स्ट एंड बाइनरी फंक्शंस, लेंथ, लोअर, कैपिटलाइज, स्पेस, टैब, इन सब का आप यूटिलाइज करते हो टूल्स में, टूल्स के अंदर में, जब भी आप एक कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो को, ऑटोमेशन को क्रिएट करते हैं। अब लास्ट हमारा जो टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर में वो है एरर हैंडलर्स। अब एरर हैंडलर्स इज बेसिकली क्या है, जो भी टाइप के एरर्स आते हैं या कोई भी एरर आता है तो उस एरर को ये टूल्स जो है ना वो हैंडल करते हैं। कैसे हैंडल करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये बहुत कॉमनली यूटिलाइज वाले हैं, जैसे ब्रेक, कमिट, इग्नोर, रिज्यूम, रोल बैक। थोड़ा हम लोग सिस्टम में जाके इसको चेक कर लेते हैं कि ये क्या है। तो यहाँ पे जैसे मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे दिखेगा डायरेक्टिव्स, तो ब्रेक, कमिट, इग्नोर, रिज्यूम, रोल बैक। अब ब्रेक का मतलब क्या है, तो मान लो कि मैं इसे कहीं पे भी लगा देता हूँ, इससे इसको ऐसे इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो क्या होगा, मान लो कि ये जो मेरा एपीआई है ये एरर दे रहा है, तो ब्रेक क्या करेगा, ब्रेक उसको थोड़ी देर के लिए पॉज कर देगा। कभी कभी क्या होता है, एपीआई रन करने लगते हैं लेकिन कोई एरर आ रहा है, ठीक है, तो कुछ देर बाद वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाए, तो ब्रेक क्या करता है, उसको एक टाइम इंटरवल देता है, रुका देता है, ओके, जब भी वो एरर आता है। और फिर यहाँ पे देख रहे हो आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, उतने वो अटेम्प्ट्स ट्राई करता है कि वो एरर अगर सॉल्व हो गया ऑटोमेटिकली देन वो आगे डेटा देगा, वरना वो आगे डेटा नहीं भेजने देगा। ओके, इंटरवल बिटवीन अटेम्प्ट्स, तो जैसे यहाँ पे अगर मैंने 15 मिनट सेट किया है तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मतलब हर एक अटेम्प्ट पे 15, अगर एरर आ गया तो 15 मिनट वो रुक जाएगा। फिर जैसे 15 मिनट खत्म हो गए फिर से उसको मतलब उसको रन करेगा, अगर फिर से एरर आ गया तो फिर से वो करेगा, 3 बार वो ट्राई करेगा।
3 बार अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो वो एकदम बंद हो जाएगा। सिंपल एज दैट। ये है ब्रेक एरर का फंक्शन। दूसरा आप जो कॉमनली यूज करते हो वो है इग्नोर। ओके, इग्नोर जैसे गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को इग्नोर करती है, बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, तो इग्नोर में क्या है, जैसा नाम सजेस्ट करता है कि कभी कभी वर्क फ्लो आपका वर्क कर जाता है लेकिन फिर भी एरर दे रहा है, तो इग्नोर उसको इग्नोर करता है कि ठीक है एरर तुमने दिखाया है बट वर्क फ्लो जो है, आपका वर्क ऑटोमेशन जो है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। वरना क्या होता है कि अगर एरर आ रहा है ना तो आप घबरा जाते हो कि यार अब क्या एरर आ गया है, और आप उसको सॉल्व करने में लग जाते हो, जिससे आपका टाइम जो है, टाइम एंड एफर्ट्स अननेसेसरीली बहुत वेस्ट हो जाता है। तो इग्नोर जो है वहाँ पे आपको हेल्प करता है। ये दो बेसिकली आप कॉमन एरर हैंडलर्स है जो आप यूटिलाइज करोगे। इससे ज़्यादा तो आप 99% या 95% कम से कम तो आप इससे ज़्यादा यूटिलाइज करोगे ही नहीं, क्योंकि एक बार आपका ऑटोमेशन सही चल रहा है तो वो बढ़िया चलने लगता है। सिर्फ प्रॉब्लम्स ये आती है एपीआईज के अंदर में, क्योंकि सॉफ्टवेयर है, कभी ना कभी वो बग क्रिएट हो सकता है या मैसअप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसमें, तो वो दैट इज़ अ टेम्पररी थिंग। तो वहाँ पे ये एरर हैंडलर्स आपको काम में आते हैं। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपने यहाँ से कुछ नया सीखा होगा। एंड आई होप आप ये पूरी सीरीज़ को अच्छे से वॉच कर रहे हो, समझ रहे हो। मैंने इसके अंदर में कुछ टेक्निकल टर्म्स इंक्लूड किया है ताकि आपको बेसिक्स आपके क्लियर हो जाए। एंड आई थिंक सो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 50 to 60% कवर अप कर लिया है। इसके आगे हम लोग ऑटोमेशन को बिल्ड करेंगे और तब हम लोग प्रैक्टिकली सीखेंगे। हम बेसिकली 1 या 2 यूज केसेस लेंगे और प्रैक्टिकली सीखेंगे कि कैसे उसको क्रिएट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं और कैसे इन सारे मॉड्यूल्स जो अभी तक के हमने सीखा है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर में। तो आई होप आपको ये सारा लेसन वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर में तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना जहाँ पे भी आपको डाउट्स आ रहे हैं। तो मेरा इंस्टाग्राम चैनल आप फॉलो कर लो, वहाँ पे आप मुझे डाउट्स पूछ सकते हो डीएम करके। और मेरा व्हाट्सएप चैनल आप जरूर फॉलो करना, वहाँ पे मैं इंटरेस्टिंग डाउट्स के सोल्यूशंस और नए नए अपडेट्स भी वहाँ पे मैं डालता रहता हूँ। और अगर आप चाहते हो कि कोई पर्टिकुलरली टॉपिक जो मैं अभी तक कवर नहीं कर पाया उसको मैं कवर करूँ तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में उसे लिख दीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको कवर अप करूँ। तो आई विल सी यू इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल, तब तक के बाय बाय एंड टेक केयर।